हो गया, शाबाश। चलो अब बेटा डेथ ऑफ अ पार्टनर हमें डिस्कस करना है। अब डेथ के केस में क्या है, देखो डेथ के केस में अगर वो एग्जीक्यूटर वाली बात आती है, पहले वो कर लेता हूँ। रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का बोला, सेम वो का वही प्रोसीजर। अब देखो बहुत सी बार यहाँ क्या होता है, यहाँ वो जनरली आपसे सिर्फ डाइड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट मांग लेता है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट तो जैसे बनेगा वैसे ही बनेगा। अब सर जब आप कैपिटल अकाउंट बनाओगे, मान लो 3 पार्टनर थे ए बी सी, सी मर गया, तो यहाँ पे वो जनरली आपसे क्या है कि सबका मांगे अगर, तो बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, सबका बना देना। और अगर वो सिर्फ डाइट पार्टनर का मांगे तो सिर्फ सीज कैपिटल अकाउंट आप बना देना। तो यहाँ पे आप अमाउंट का सिर्फ एक ही कॉलम रखना। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, किसका बैलेंस, सी का। बाय रिवैल्यूएशन यहाँ से सिर्फ सी का, लॉस हुआ तो टू रिवैल्यूएशन सिर्फ सी का। बाय चॉकलेट्स, चॉकलेट्स में सिर्फ सी के हिस्से का। टू कूड़ा, कूड़े में सिर्फ सी के हिस्से का। टू एग्जिस्टिंग गुडविल के लिए, टू गुडविल घर वाली सिर्फ सी के हिस्से की। और बाहर वाली का ट्रीटमेंट भी करके सिर्फ सी की जो पोस्टिंग होगी वो इसमें डाल देना, मतलब डाइट पार्टनर की जो पोस्टिंग होगी वो इसमें डाल दो। देखो सीधी बात है, जाने वाला तो सेक्रीफाइस करके जा रहा है, गेनिंग टू सेक्रीफाइस, तो उसका तो क्रेडिट ही होगा, तो उसको उसके हिस्से की गुडविल। देखो इसमें ना आप दो चीज़ें तुम देख सकते हो, जो भी आप एंट्री बनाओगे, मान लो हो सकता है तो ए बी दोनों ने सेक्रीफाइस किया सी को, ठीक है, या हो सकता है किसी ए ने सी को सेक्रीफाइस किया है, बी ने सी को सेक्रीफाइस किया, हो सकता है ना। तो सर कुछ भी हो, या किसी ए और बी में से किसी ने गेन भी कर लिया हो, तो भी सर सी तो जितना हिस्सा छोड़ के जा रहा है उसको उतने हिस्से का कंपनसेशन मिलेगा ना। तो फर्म की गुडविल पे तुम सी का शेयर लगाओगे तो सी के हिस्से की गुडविल आ जाएगी। तो यहाँ पे सर डायरेक्ट आप अमाउंट डाल के बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी लिख दोगे तो तुम्हारा टाइम वगैरह बच जाएगा। हालांकि देखो बेटर प्रेजेंटेशन तो ये होता बाय ए बाय बी लिखते, बेटर प्रेजेंटेशन तो क्या होता, जो जो दे रहा है उसी के अकाउंट से लाते, ठीक है। बट सर टाइम बचाने के लिए आप डायरेक्ट बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी लिख सकते हो, आपका आंसर तो गलत नहीं होगा फाइनल। अब वो स्टेप मार्किंग में थोड़ा सा अगर इसको कंसिडर करे तो थोड़ा सा नंबर वो यहाँ पे आधा नंबर उड़ा सकता है, ठीक है। बट ये अमाउंट तो आपका सही आ गया ना, तो फाइनल आंसर तो आपका बिल्कुल करेक्ट पहुँच ही जाएगा। क्लियर है इतनी बात। अब सर इसके बाद इसका अगर कोई एसेट ले जाता तो टू एसेट, कोई लाइबिलिटी ले जाता तो बाय लाइबिलिटी। अगर पहले ले गया होता सर डाइट पार्टनर में तो होगा नहीं। चलो अब सर इसका आप बैलेंस निकालना, यहाँ पे टू बैलेंस सीडी, बट निकालना, सुन तो लिया करो बेटा, यहाँ इसका निकालना टू बैलेंस सीडी। अगर सबका बनाना होता तो टू बैलेंस सीडी निकालता, सबका लिखता, बस मरे हुए पार्टनर का नहीं लिखता, क्योंकि सर जो पार्टनर ही नहीं रहा अब उसका बैलेंस क्या, तो सर उसका बैलेंस किसको देंगे, उसके एग्जीक्यूटर को। तो यहाँ पे अमाउंट तो निकालना, बट यहाँ क्या लिखना, बैलेंस सीडी नहीं, टू डाइट पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट, तो टू सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट, ठीक है। क्योंकि अब सर जो भी देना लेना है वो एग्जीक्यूटर से ही बात करेंगे, जो चला गया उससे बात कर तो सकते हो तुम, पर उसके लिए फिर बाद में तुम किसी और से बात करने लायक नहीं रहोगे, ठीक है ना। तो मरे हुए पार्टनर से आप बात कर नहीं सकते, तो अब जो भी डीलिंग करोगे किसके साथ करोगे, उसके एग्जीक्यूटर के साथ। तो अब आपको बनाना है सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो सर सी का एग्जीक्यूटर अकाउंट कैसा हो गया, ये ऐसा हो गया, यहां से यहां ट्रांसफर हो गया, तो बाय सीज कैपिटल अकाउंट, मान लो कितना था 80,000, तो ये 80,000 इधर आ गया, ठीक है। अब सर अगर कुछ भी पेमेंट नहीं किया अभी तो टू बैलेंस सीडी, और अगर कहा सर कि एग्जीक्यूटर को 20% पेमेंट कर दिया और बैलेंस परसेंट उसके लोन में कन्वर्ट कर दिया, तो टू बैंक 16,000 और टू सीज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट कितना 64,000। अगर आपने उसके लोन में डाल दिया तो ये भी अकाउंट आपका क्लोज हो गया। अगर बोला 20% पेमेंट कर दिया, बैलेंस बाद में करेंगे, या बैलेंस सिर्फ ऐसा बोल दिया, कुछ भी नहीं बोला, तब तो सीधे टू बैलेंस सीडी करके छोड़ देना। बोला कुछ पेमेंट किया तो टू बैंक, बोला कुछ लोन कन्वर्ट किया तो टू लोन। अगर बैलेंस आता है तो टू बैलेंस सीडी, नहीं आता तो बराबर खत्म, ये बन गया एग्जीक्यूटर। तो इतनी बात में कोई दिक्कत। चलो अब बस आपकी एक बात और, इसमें एक चीज छोड़ दी हमने,
इसमें एक चीज़ छोड़ दी, उसी की बात अब हम पूरी करने वाले हैं। सर क्या चीज़ छोड़ दी? प्रॉफिट। क्योंकि देखो जब आप कैपिटल अकाउंट बनाओगे बाकी सब चीज़ें डाल दोगे, बट एक स्टार चीज़ करके यहाँ एक स्टार आइटम आपको डालना है, क्या? P&L सस्पेंस अकाउंट, बाय P&L सस्पेंस अकाउंट। सर ये क्या है? ये है सर, देखो मैंने कहा था रिटायरमेंट की आप डेट डिसाइड कर सकते हो कि आप 1 अप्रैल को रिटायर हो गए, 31 मार्च को रिटायर हो गए। मरने की तारीख आप डिसाइड नहीं कर सकते कि मैं तो 1 अप्रैल को जाऊँ, नहीं कर सकते, कभी भी जा सकते हो। तो सर जिस दिन पार्टनर गया, बुक से 1 अप्रैल से चालू हो गई आपकी, तो 1 अप्रैल से लेके जिस दिन तक पार्टनर बिजनेस में था उस दिन तक बिजनेस ने जो भी कमाया उसमें से एक हिस्सा उसका भी बनता है। तो उसमें से उसको उसके प्रॉफिट का हिस्सा आपको देना, मतलब उसका हिस्से का प्रॉफिट आपको उसको देना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या लिखते हैं? बाय P&L सस्पेंस अकाउंट। ठीक है बात? इसके बिना आपने एग्जीक्यूटिव निकाल दिया, गलत हो जाएगा। तो ये बात आपको स्पेशल ध्यान रखनी है, और इसी का कैलकुलेशन हम सीखने वाले हैं। एंट्री तो बनी गई, एंट्री क्या बन गई? P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डाइट पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्या एंट्री बन गई? P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डाइड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये बन गई आपकी एंट्री। अब इसके कैलकुलेशन की बात हम कर लेते हैं। देखो जितना तुम्हारा माइंड अलर्ट है उतना इजी कैलकुलेशन इसका हो जाता है। सर आपको कहा कि मैं बुक के क्वेश्चन से ले लूं, ज़्यादा बेटर रहेगा, डेटा एक्यूरेट मिल जाएगा। इलस्ट्रेशन 61 निकालो आप, इलस्ट्रेशन 61। नहीं है तो सुनते जाओ, बुक नहीं है तो देखो। अरे मैं क्वेश्चन बोल तो रहा हूं पूरा, नहीं है तो ऐसे सुन लो। ABC पार्टनर है 3:2:1 में। The firm closes its books on 31st March every year. B died on 12/6/2021. 12/6/2021. B died. ठीक है? On B's death, the goodwill of the firm is valued at 60,000. गुडविल का ट्रीटमेंट तुम कर दो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग करके, उसको मैं नहीं बता रहा हूँ। On B's death, his share in profit of the firm till the time of his death was to be calculated on the basis of previous year profit which was 1,50,000. तो previous year profit मतलब लास्ट ईयर का प्रॉफिट आपको गिवन है कितना? 1,50,000। बस। तो अब बेटा कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है। सर 1.5 लाख पिछले साल बिजनेस ने कमाया या उसने कमाया? बिजनेस ने कमाया। तो सर अभी वो 1 अप्रैल से लेके 12/6 तक कितने दिन हो गए? अप्रैल के 30 दिन, मई के 31, जून के 12, तो 73। तो सर 73 डेज वो बिजनेस में था। सर 1.5 लाख पिछले साल कमाया। अगर ट्रेंड गिवन होता, मान लो ट्रेंड दिया हुआ है कि फर्म सर 20% ज़्यादा कमाती इस साल, तो सर पिछले साल 1.5 लाख कमाया, 20% ट्रेंड मतलब 30,000 का प्रॉफिट जुड़ता, तो मतलब इस साल आप 180 कमा सकते थे। ठीक है, ये आपका एस्टिमेशन था कि 180 का प्रॉफिट आप इस साल कमाते। अगर ट्रेंड ना बोला जाए तो फिर 150 को कंसिडर करेंगे। सर इस साल भी हम कितना कमाते? 1.5 लाख। 1.5 लाख तो सर साल भर में कमाते ना। साल भर का प्रॉफिट निकालना है क्या? नहीं, सिर्फ 73 डेज का प्रॉफिट निकालना है। तो इंटू 73 डिवाइड बाय 365 महीने होते, मान लो 2 महीने, तो 2 डिवाइड बाय 12। तो सर जब आपने लास्ट ईयर प्रॉफिट के ऊपर, या लास्ट ईयर प्रॉफिट या एडजस्टेड प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर कह देता हूं मैं, एडजस्टेड प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर, मान लो ट्रेंड होता तो लास्ट ईयर के प्रॉफिट में ट्रेंड जोड़ना पड़ता। ठीक है, तो एडजस्टेड प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर पे जब आप पीरियड डिवाइड बाय 12 मंथ या 365 डेज लगाते तो आपको क्या मिलता? सर आपको मिलता फर्म का प्रॉफिट 1 अप्रैल से 12/6 तक। ये जो प्रॉफिट आपको मिला ये किसका मिलता? फर्म का। सर फर्म का निकालना ही क्या,
उसके हिस्से का निकालना है ना। तो b का हिस्सा कितना, तो b का हिस्सा है 2/6। तो जैसे ही आप इस पे b का हिस्सा लगाओगे 2/6 डाइड पार्टनर शेयर, आपको मिल जाएगा डाइड पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट। आई बात समझ? तो बहुत कॉमन सेंस है। कितना साल भर में कमाता, मल्टीप्लाइड बाय पीरियड डिवाइड बाय 12 या 365। इसका मतलब जब तक वो था, जब तक का फर्म का प्रॉफिट, जब तक वो था, जब तक का फर्म का प्रॉफिट, और जैसे ही आपने उसका शेयर लगाया तो उसके हिस्से का प्रॉफिट आ गया। कोई दिक्कत? बात समझ आ गई? तो इसको सॉल्व करते आप, सॉल्व करके जो भी अमाउंट आपका आता, एंट्री क्या बनती है उस अमाउंट के लिए, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट आ जाता आपका जो भी निकला था वो। क्लियर है ये बात? तो ये तो हो गया टाइम बेसिस के हिसाब से कि टाइम के हिसाब से कितना प्रॉफिट बन रहा है। तो टाइम के हिसाब से दिक्कत क्या है सर, जब तक वो था, जब तक मैं कितना कमा सकता था या कितना मैंने मोटा मोटा एस्टिमेशन बेसिस पे कमाया होगा इनटू उसका शेयर, खत्म कहानी। अब सर एक आती है बात सेल्स वाली। तो सर सेल्स में भी ना कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सेल्स में कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्वेश्चन से ही लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 62 देखना, 62 देखना। XYZ पार्टनर है 2:2:1 का रेशियो है, XYZ पार्टनर है 2:2:1 का रेशियो है। फर्म 31 मार्च को अपनी बुक्स क्लोज करती है। Y डाइड ऑन 24 जून, Y डाइड ऑन 24 जून, चलो 24 जून 2018। Y shares in the profit of the firm till the date of death from the last balance sheet was to be calculated on the basis of sales। Y के हिस्से का प्रॉफिट हम सेल्स के बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे। सेल्स ड्यूरिंग द ईयर 17-18, सर 17-18 की सेल, ये साल की शुरुआत हुई 1 अप्रैल 18 से, तो 17-18 मतलब प्रीवियस ईयर, लास्ट ईयर। तो सर लास्ट ईयर का सेल्स कितना है, 15 लाख। आगे बोला एंड प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर वाज 3 लाख, और प्रॉफिट कितना कमाया, 3 लाख। सेल्स फ्रॉम 1 अप्रैल 18 से 24 जून 18 तक 2 लाख। सर ये जब तक था इतने टाइम का सेल्स कितना है, 2 लाख। ठीक है, आगे चलो, बस अब तो गुडविल वगैरह दी हुई है वो तो तुम कर दोगे। इधर देखो अब बात, सर एक बात बताओ, पिछले साल 3 लाख कमाया 15 लाख का माल बेच के, तो प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100, प्रॉफिट रेशियो क्या होता है, प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स इंटू 100। तो ये आ गया आपका प्रॉफिट रेशियो कितना, 3 लाख कमाया 15 लाख की सेल करके इंटू 100, कितना हो गया 20%। मतलब सर जितना माल मैं बेचता हूँ उसका 20% मैं कमाता हूँ, जितना माल मैं बेचता हूँ उसका 20% मैं कमाता हूँ। तो सर जब तक वो जिंदा था, जब तक हम 2 लाख का माल बेच चुके हैं, जब तक वो जिंदा था, जब तक हम कितने का माल बेच चुके हैं, 2 लाख का। तो सर 2 लाख पे 20% के हिसाब से 40,000 हमने कमाया होगा। हमने, फर्म ने, सबने मिलके 2 लाख का माल बेचा, 2 लाख पे 20% के हिसाब से 40,000 कमाया। तो सर फर्म्स प्रॉफिट टिल डेथ, टिल सेल्स इंटू प्रॉफिट रेशियो, तो 2 लाख की सेल इंटू प्रॉफिट रेशियो 20%, कितना हो गया 40,000। सेल्स टिल डेथ इंटू प्रॉफिट रेशियो, ठीक है। तो कितना कमाया 40,000। सर 40,000 किसने कमाया, फर्म ने। कौन मरा था, वाई। तो वाई शेयर ऑफ प्रॉफिट, सर 40,000 सबने मिलके कमाया, उसका हिस्सा कितना 2/5, तो 2/5 कितना हो गया 16,000। तो सर 16,000 आ गया उसके हिस्से का प्रॉफिट। एंट्री बन जाएगी P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वाइस कैपिटल अकाउंट 16,000। कोई दिक्कत? चलो बहुत बढ़िया, अब इलस्ट्रेशन 63 निकाल लो। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, और इसी के साथ एंट्री भी हम डिस्कस कर लेंगे क्योंकि एग्जीक्यूटर की एंट्री भी वो आपसे पूछ सकता है। तो ये एंट्रीज भी हम डिस्कस कर लेते हैं इसी क्वेश्चन के साथ में। 63 पूरा करा रहा हूं। वैसे कंसेप्ट आपका पूरा हो गया, 63 इसलिए करा रहा हूं क्योंकि इसमें ट्रेंड वाली बात है, और ट्रेंड वाला
कहीं ना कहीं आने का चांस ज़्यादा है। ठीक है, तो एक बार आप क्वेश्चन देखो मेरे साथ। दानिश, अना और प्रांजल आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। दानिश, अना और प्रांजल 5:3:2। His books are closed on March 31st every year. Danish died. D for died. On 30th September 2019. तो दानिश की डेथ हुई है 30th of September 2019 पे। द एग्जीक्यूटर ऑफ दानिश आर एंटाइटल्ड टू, अब उसके एग्जीक्यूटर को क्या क्या मिलेगा? हिज शेयर ऑफ कैपिटल 5 लाख, मतलब उसके हिस्से की कैपिटल 5 लाख रुपए की, अलॉन्ग विद हिज शेयर ऑफ गुडविल। द टोटल गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 60,000। अब पूरी मेहनत क्यों करनी? 60,000 फर्म की कैपिटल, फर्म की गुडविल, 60,000 पे उसका हिस्सा 5/10, तो 60,000 पे 5/10 लगाओगे 30,000। तो सर जब आप अगर मान लो अकाउंट बनाना पड़ता, मैं अकाउंट ही बना देता हूँ साथ में, ताकि अमाउंट जोड़ते तो अमाउंट का काम हो जाता, और अकाउंट बनाने की बोलता तो अकाउंट की प्रैक्टिस भी हो जाएगी अपनी। कौन है? दानिश कैपिटल अकाउंट। तो दानिश का बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आ जाता? 5 लाख। उसके बाद सर उसके हिस्से की गुडविल कितनी? 30,000। तो सर आप बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख दो। ठीक है, जो भी ले रहा है, जो भी गेन कर रहा है, हमें तो 30,000 दे देगा, तो हमें 30,000 का गुडविल का शेयर मिल गया। आगे हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, अब देखना, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू हिज डेथ ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स टिल डेट ऑफ डेथ। सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19 वॉज 2 लाख। पिछले साल का सेल 2 लाख, लास्ट ईयर सेल्स 2 लाख। एंड देखो लास्ट ईयर कैसे समझ आया? वो ईयर एंडेड 31 मार्च 19 दिया हुआ है, तो 31 मार्च 19 का ईयर एंड मतलब 18-19 का सेल गिवन है, और वो मरा है 30 सितंबर 19। तो हमारा साल चालू हो गया था 1 अप्रैल 19 से, और वो दे रहा है 18-19 का डेटा, तो प्रीवियस ईयर लास्ट ईयर का हो गया ना। तो लास्ट ईयर का सेल से 2 लाख। एंड द प्रॉफिट फॉर द सेम ईयर वॉज 10% ऑन सेल्स, और लास्ट ईयर का प्रॉफिट उसने बोला 10% ऑन सेल्स। देखो कितना समझदार है, और काम इजी कर रहा है हमारा। तो हमें तो ये परसेंटेज निकालना पड़ता है कि अगर वो यहाँ पे 20,000 देता, तो 20,000 डिवाइड बाय 2 लाख इंटू 100 करके 10% हम निकालते। वो तो बेटा और सीधा आदमी है, सीधे आपको निकाल के दे रहा है कि भैया ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना है? 10%। ठीक है, अगर वो प्रॉफिट 20,000 दे देता तो भी हम निकाल लेते, कोई बहुत बड़ी बात थी क्या? चलो आगे, अब आगे बात अच्छी लिखी हुई है। सेल्स शोज अ ग्रोथ ट्रेंड ऑफ 20%। सेल क्या शो कर रही है? सेल शो कर रही है कि भैया इस साल हम 20% का अपवर्ड ट्रेंड शो करते। मतलब पिछले साल आपने 2 लाख का माल बेचा, तो ये पूरा साल अगर चलता, ये पूरे साल के अंदर हम 2 लाख प्लस 20% मतलब 2,40,000 का माल हम साल भर में बेच देते। इस पूरे साल हम कितना माल बेच देते? 2,40,000 का। और उसने कहा एंड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्नड इज रिड्यूस बाय 1%। सेल बढ़ाने के लिए हो सकता है उसने मार्जिन कम किया हो, तो उसने बोला कि प्रॉफिट का जो रेशियो है, प्रॉफिट परसेंटेज है, वो 1% से हो जाएगा कम। सर पिछले साल 10% कमाते थे, तो इस साल आप कितना कमाओगे? 9%। इतनी बात समझ आई? सर ये 2,40,000 की सेल्स साल भर की है या 1 अप्रैल 19 से 31 सितंबर 19 तक की है? साल भर की है ना। पिछले वाले क्वेश्चन में उसने यहाँ की सेल दे रखी थी, तो यहाँ की सेल पे सीधे 9% लगा दिया था। अब सर अब मुझे 2,40,000 पे पहले क्या लगाना पड़ेगा? सर 2,40,000 1 साल का है, वो मर गया कब? 30 सितंबर। 30 सितंबर मतलब मंथ तो खत्म हो गया ना, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, कितने महीने हो गए? 6 महीने। तो 6/12 करोगे तो 2,40,000 का माल सर साल भर में बेचता, बट 6 महीने में कितना बेच पाऊंगा? 6/12 1,20,000। तो 1,20 का माल मैंने 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक सेल कर दिया होगा, और इसके ऊपर कितना % कमाया होगा? 9%। तो ये क्या निकला? फर्म का प्रॉफिट या उसके हिस्से का प्रॉफिट? फर्म का निकला ना,
ये क्या निकला फर्म का, तो 1,20,000 पे 9% कितना हो गया 10,800 10,800। तो 10,800 क्या निकला बेटा फर्म का प्रॉफिट, फर्म प्रॉफिट टिल डेथ। तो सर फर्म का थोड़ा चाहिए, हमें किसका चाहिए डी का, तो डी शेयर कितना आ गया 10,800 इंटू 5/10 मतलब 5,400। एंट्री क्या बनेगी पी एंड एल सस्पेंस टू दानिश कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ आ जाएगा बाय पी एंड एल सस्पेंस कितना 5,400। देखो सीधी बात है, तुम जब भी कोई आंसर निकालना तुम्हें लगे आंसर है तो एक बार खुद से पूछो कि क्या ये उसके हिस्से का प्रॉफिट है या फर्म का प्रॉफिट है। ये सवाल तुम खुद से पूछना कि सर 10,800 निकला, ये उसके हिस्से का प्रॉफिट है या फर्म का प्रॉफिट है। जो भी अमाउंट निकला तो तुम्हें खुद जवाब मिल जाएगा। क्लियर है बात। चलो अब आगे क्या बोला इस क्वेश्चन में, हाफ द अमाउंट वॉज पेड टू दानिश एग्जीक्यूटर इमीडिएटली, आधा अमाउंट उसके एग्जीक्यूटर को हाथों हाथ पे कर दिया। तो क्या यहाँ टू बैंक लिख सकते हो, नहीं बेटा मर गया आदमी, मरे आदमी को कैसे पे कर सकते हो, एग्जीक्यूटर को पे करना है। तो पहले तो सर यहाँ पे निकलेगा टू दानिश एग्जीक्यूटर अकाउंट, कितना आएगा 584 535 आएगा ना यार, 535,400 आएगा ना। इसके अलावा कोई आइटम था क्या, नहीं है ना, बस यही तो आइटम है। तो 534,400 तो ये निकला। अब देखो एंट्री बुक से टैली करा रहा हूँ, उसने आपसे एंट्रीज पूछी, तो एक एंट्री तो क्या बनेगी एग्जीक्यूटर को पहुंचाने की, देखो ये वाली मांगी होगी, तो ये पी एंड एल सस्पेंस टू डाइट पार्टनर कैपिटल अकाउंट, इसकी एंट्री क्या बनेगी दानिश कैपिटल अकाउंट टू दानिश एग्जीक्यूटर अकाउंट, ठीक है। उसके बाद ये दानिश का एग्जीक्यूटर खुल गया बाय दानिश कैपिटल, तो ये एंट्री तो एक ही बात है, उसी की पोस्टिंग है दोनों, ठीक है। अब सर उसने कहा हाफ अमाउंट पे कर दिया इमीडिएटली, तो टू बैंक हाफ कितना हो गया 250 260 265 267 200 267 700 क्यों आएगा 267 700 आएगा 250 265 अच्छा 35 है, वही तो 35 है 34 कर दिया, ठीक है 267 700, ठीक है। यहाँ से 535,400 आया है, ठीक है। तो हाफ तो कर दिया पेमेंट, और हाफ का क्या बोला उसने, बस हाफ के लिए उसने कुछ भी बोला क्या, एक मिनट, कुछ भी नहीं बोला तो बेटा बाद में भी क्या ही पेमेंट करना। आप एक चीज़ और थोड़ा सा करेक्शन कर रहा हूँ, जो आपका इधर बैलेंस शीट ही मत डालना, इधर बैलेंसिंग फिगर में भी लोन ही कन्वर्ट कर देना, ठीक है। तो जो भी बाकी हो, अगर मान लो कुछ भी पे नहीं करता तो पूरा का पूरा टू डीज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट में चला जाता। हाफ पे किया तो हाफ के लिए टू बैंक और हाफ के लिए टू डीज मतलब दानिश एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट 267,700। अब बेटा अगर एंट्री पूछी होती है आपसे, सिर्फ एंट्रीज पूछी होती तो सर हम अकाउंट बना के फिर एंट्री तो नहीं करेंगे, डायरेक्ट ही एंट्री करेंगे। तो डायरेक्ट एंट्री क्या सर, सीधी बात है, माइंड में चलो ना, बैलेंस इधर निकलता तो मन से एंट्री बन गई, डीज कैपिटल अकाउंट टू दानिश दानिश कैपिटल अकाउंट टू दानिश एग्जीक्यूटर अकाउंट। सर अमाउंट कैसे निकला 5 लाख, वो 30,000 गुडविल का 530 और हिस्से का प्रॉफिट 5,400, तो 5,35,400 पहली एंट्री बन गई। सर दूसरी एंट्री पेमेंट की, इधर देखो पहली एंट्री डी कैपिटल टू डी एग्जीक्यूटर, एक एंट्री आपने सही बनाई ना तो बाकी टेंशन खत्म। अब सर पेमेंट करना है एग्जीक्यूटर को, तो यहां से तो रिवर्स ही होगा ना ये, तो सेकंड एंट्री में क्या होगा डी एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट 535,400 टू बैंक, जितना पेमेंट बैंक में किया 267,700 और बचा हुआ टू डीज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट 267,700 खत्म, ठीक है। अब हालांकि आपसे उसने नेसेसरी एंट्रीज पूछी थी तो आपको एक एंट्री ये वाली भी बनानी पड़ेगी, पी एंड एल सस्पेंस टू दानिश कैपिटल अकाउंट,
और नेसेसरी बोला है मतलब सारी बोली, उसने गुडविल दे रखा है तो गुडविल की एंट्री भी वो आपसे मांग रहा है। तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, तो उसमें आपका काम ये नहीं चलेगा कि पार्टनर डाल के छोड़ दिया, तो आपको एंट्री बनानी पड़ेगी, सेक्रीफाइसिंग निकालना पड़ेगा। हालांकि क्वेश्चन में कुछ भी लैंग्वेज गिवन नहीं है, कुछ भी लैंग्वेज गिवन नहीं है, तो सर ए और पी, दानिश का तो सेक्रीफाइसिंग निकल गया 5/10, और ए और पी का जो है वो गेनिंग रेशियो भी बन गया 3:2 और न्यू रेशियो भी बन गया 3:2। तो ये जो 30,000 है ये 3:2 में दे देंगे, एंट्री बन जाएगी क्या, ए अकाउंट डेबिट कितना आएगा 30,000 का 3/5, चलो जो भी आए, तो पी अकाउंट डेबिट, ए अकाउंट डेबिट, पी अकाउंट डेबिट टू दानिश अकाउंट, डी अकाउंट, ठीक है। ये होता है आपका पूरा का पूरा डेथ भी खत्म, और इसी के साथ हमारी पूरी पार्टनरशिप खत्म होती है। फंडामेंटल डिसोल्यूशन कल हो गया था, पूरा का पूरा ये वाला काम आज हो गया, बहुत बढ़िया।